तो 7 में से 6 उम्मीदवार बीजेपी ने क्यों बदल दिए? और जो लोग आपको परिवारवादी कहेंगे उन्हें क्या जवाब देंगे? केजरीवाल जी प्रचार करने आएंगे आपके खिलाफ, बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं की एमएलए की सीट भी है और बीजेपी की आप हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं, वो पूरी जान लगाएंगे आपको हरवाने के लिए। कहा कि आपने वो ललित मोदी का केस लड़ा, चंडीगढ़ वाले मेयर को आप सपोर्ट करने उतर गई। आप कीचड़ फैलाते रहिए, मैं कमल खिलाती रहूं। वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा उनके खिलाफ, ये वो सीट है जहां प्रचार किया सुषमा जी ने अपने लिए या पार्टी के लिए। आप जाती थी उनके साथ? मुझे गोद में लेके जाओ। हरियाणा से चुनाव लड़ी, उसके बाद वो मध्य प्रदेश के विदिशा से चुनाव लड़ी, कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ी, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गई, दिल्ली से चुनाव लड़ी। पार्टी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो उसमें कूद गई बिना सोचे समझे, सोनिया गांधी के खिलाफ उतर गई। क्या आप भी पार्टी जो कहे आप करने के लिए तैयार हैं? बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए। There can only be one सुषमा स्वराज। और टिकट वाली बात फिर कब आई? अचानक फोन आया था? जी मैंने टीवी पे सुना। आज होती तो वो क्या कहती आपके इस नई पारी पर? बहुत खुश होती और ये बोलती कि मानक से बचकर रहना, बहुत तीव्र प्रश्न पूछेंगे। उस दिन धारा 370 हटी थी, रात को खाना हमने साथ खाया था और मुझे कह रही थी आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कहा था कि बेटा चांदी का 1 रुपया बनवा दो। मैं वो ऑर्डर कर कर आई थी और हमारी बात हो रही थी और 20 मिनट के अंदर अंदर यूएन में, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान बैंड बजा दिया था पाकिस्तान का। हाँ जी, मुझे याद है तब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। जब वो लैंड करी थी हम लोग एयरपोर्ट से सीधा उनको एम्स लेके गए। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का कौन रहा? नरेंद्र मोदी। सबसे मेहनती नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सबसे ईमानदार नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सबसे जुझारू नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सबसे भ्रष्ट नेता आप किसे मानते? अरविंद केजरीवाल। जेपी नड्डा। अरे लीडर, हमारे लीडर जैसे जैसे नई एनर्जी आ गई नड्डा जी का नाम सुनते। एब्सोल्युटली हमारे जयशंकर, वो विदेश मंत्री जो कि एक बार फिर अच्छा काम कर रहे हैं और सुषमा जी के काम से तुलना होती है उनकी। विद्वान। देश का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती हैं? अब तक का बेस्ट स्पीकर, सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू बांसुरी स्वराज का, जो कि अब नई दिल्ली की लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। उससे पहले इनका परिचय था कि ये एक देश की जानी मानी वकील थी, सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की बेटी थी। लेकिन आजकल सब जगह छाई हुई हैं सुषमा स्वराज, क्योंकि नेतागिरी में कदम आखिरकार इन्होंने रख दिया है। बहुत स्वागत चाय वाला इंटरव्यू में। बहुत धन्यवाद बांसुरी जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कृष्ण कृपा। कैसा चल रहा है आपका प्रचार? जी मैं पूरी मेहनत में डटी हुई हूँ। आप बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास है कि कैसा चल रहा है? सब जगह आपके वीडियोस वायरल हैं। आज बांसुरी जी यहाँ दिखी, वहां दिखी, आज यहाँ ये भाषण दिया, आज यहाँ ये बोल दिया। चर्चा तो आपकी खूब है। जी चर्चा मेरी नहीं है, चर्चा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों की है। अंदर से नेता वाली फीलिंग आने लगी है अभी? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी नहीं आती? नेता बनने आई नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूंगी। तो वकील वाली जो पहले फीलिंग थी वो तो कई साल रही ना? वकील तो 17 साल, हमेशा 20 साल? रहूं। 17वां साल चल रहा है भगवान की कृपा से, पर वकील तो मैं हमेशा रहूंगी। देखिए ऐसा है, दिहाड़ी की मजदूर हूँ, कोर्ट जाती हूँ, वकालत करती हूँ, तभी तो अपनी रोटी कमाती हूँ। वकालत तो हमेशा रहेगी। यानी जो लोग कहेंगे कि लोग राजनीति में पैसे के लिए आते हैं, उनके लिए ये जवाब है। देखिए ऐसा है, ईश्वर की कृपा से दाल रोटी अच्छी चल रही है। परिवार में हम 2.5 लोग हैं, पापा, मैं और हमारे 4 साल के लैब्राडोर लड्डू। पैसे की कोई बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं, जितनी चादर है उतनी पाँव फैलाने। तो वकालत तो आपको बहुत पसंद थी ना शुरू से? अभी भी बहुत पसंद। तो अब उस पर असर तो आएगा? आप पहले की तरह हो सकता है कि वकालत ना कर पाए अगर सांसद बन जाएंगी तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कितने सारे सांसद हैं जो वकालत भी करते हैं और संसद में जनप्रतिनिधित्व का काम भी करते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगी? बिल्कुल। आप कौन कौन से फील्ड्स में लॉ में स्पेशलाइज करती हैं या पसंद करती हैं उनमें? जी करती तो सब कुछ हूँ। ट्रेनिंग शुरू में क्रिमिनल में थी, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शिफ्ट करते हैं तो एक इक्लेक्टिक प्रैक्टिस हो ही जाती है। एक लॉ है जो मुझे पसंद नहीं है, वो आपको खुलकर बता देती हूँ। मुझे मैट्रिमोनियल प्रैक्टिस नहीं पसंद, खास करके चाइल्ड कस्टडी के केसेस मुझे करने पसंद नहीं है। कभी कभी करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत खुशी से नहीं करते। दर्द होता है क्योंकि उनमें बहुत कैसी ट्रेजिक स्टोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा, और जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो वो केसेस करने मुझे बहुत पसंद नहीं है। लेकिन बाकी सब कुछ करती हूँ, क्रिमिनल लॉ, स्टार्टअप लॉ, सिविल लॉ, सब कुछ करती हूँ। ओके। चाय पसंद है आपको या कॉफ़ी? जी दोनों। लेकिन चाय को लेके मेरी पसंद जो है बहुत ख़ास है,
कम दूध की तेज अदरक वाली फीकी चाय मुझे पसंद है। हर जगह नहीं मिलती, इसलिए कई बार ब्लैक कॉफ़ी से काम चला लेती हूँ क्योंकि वो मिलनी ज़्यादा आसान है। आपने ब्लैक कॉफ़ी मुझे प्रॉमिस की थी और मैं आई मस्ट से दैट इट्स गुड। मैं हमेशा अपने वचनों पे उतरती हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये आपको जिस तरह की चाय पसंद है, ये क्या माँ से आया है? बिल्कुल। उनको भी वैसी पसंद थी? बिल्कुल। खान पान जो है, लेकिन मुझे लगता है ये सब बच्चों का होता है। आप जो होते हैं शुरू में खाना माँ की प्लेट से ही खाते हो ना, उन्हीं की थाली से खाते हो, तो वो जो चटोरपन माँ का होता है वही आप में भी आता है। वही आया है। बिल्कुल। आपने जैसे ही राजनीति में कदम रखा, कहते हैं ना कि पानी में जैसे मछली होती है ना, बिल्कुल उसी तरह उतरी और राजनीति के मैदान में दौड़ने लगी। ये भी लगता है कि माँ के जीन से ही आया है? जी, मुझे लगता है कि पहली बात तो बड़प्पन है आपका कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि आदेश आया उसका अनुसरण कर रही हूँ। बाकी पूरी कर्तव्य निष्ठा से चीज़ों को करने का प्रयास कर रही हूँ। जिसे कहते हैं आई एम गिविंग इट माई बेस्ट। बाकी तो कृष्ण के हाथों और जनता के हाथों। हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत अब दांव पेच, थोड़े डिटेल्स, नुआंसेस अब सीखने में आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, ये ऐसे होता है, चुनाव ऐसे लड़ा जाता है, राजनीति ऐसे होती है। डिबेट तो आपने शुरू किए थे, कुछ टाइम किए, और वो डिबेट अभी शुरू ही किए थे कि अब आप इसमें जो जो आदेश आते जाएंगे वो मैं करती जाऊंगी। दाव पेच सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब काम पे फोकस करो और राजनीति सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आप काम करते जाइए। मैं आपको एक बात बताऊं, जनता जो है ना, खास करके आज का मतदाता बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप किसी प्रकार का आवरण ओढ़कर, आप किसी प्रकार का ढोंग करके, तो आपको 2 मिनट में पकड़ लिया जाएगा। इसलिए बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, जो आप हैं वो आप रहिए। आप मतलब पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हैं, आप काम करना चाहती हैं। काम करना चाहते हैं। और कोई राजनीतिक आरोप लगाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आरोप लगाना उनके अधिकार क्षेत्र में है, जवाब देना या ना देना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। ओके, यानी आपको फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, क्या बोलता रहे, मुझे काम करना है। ये तो उस पर भी डिपेंड करता है ना कि आरोप कौन लगा रहा है और क्या लगा रहा है, उसको कितनी संजीदगी से लेना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके लिए, बिल्कुल। कैसे कैसे आरोप लगाए आपने सुने होंगे जरूर। मैं बिल्कुल सुन रही थी। उनकी रिसर्च टीम बहुत लेजी है, सारे झूठे तथ्य दिए। मैंने तो यहाँ तक आग्रह करा आतिशी जी और सोमनाथ भारती जी से, मुझे फोन कर लीजिए, सारे के सारे ऑर्डर्स मैं भेज दूंगी। नहीं, उन्होंने कहा कि आपने वो ललित मोदी का केस लड़ा, चंडीगढ़ वाले मेयर को आप सपोर्ट करने उतर गई। अब मैं वही तो कह रही हूँ कि इनको एक बार बोलिए तो सही कि सारे के सारे ऑर्डर्स तो देख लीजिए कि किसके लिए अपेयर करी, नहीं अपेयर करी, क्या किया। देखिए ऐसा है, विपक्ष का काम है कीचड़ फैलाना। आप कीचड़ फैलाते रहिए, मैं कमल खिलाती रहूंगी। अब बात है। वैसे आपको एहसास है पार्टी ने आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? ये सिर्फ एक सांसदी का चुनाव नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस सीट से आपको बीजेपी ने उतारा है वो इतनी हाई प्रोफाइल सीट है। वहाँ से कौन कौन लोग सांसद रहे हैं, कौन कौन लोग सांसदी का चुनाव लड़े हैं, आई एम श्योर आपने पूरी रिसर्च अब तक की होगी। बल्कि आप तो इतने समय से सुषमा जी के साथ रहीं, बचपन से आपने खुद देखा वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा उनके खिलाफ लड़ेगी, वो सीट है। तो आपको एहसास हो रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इस हाई प्रोफाइल सीट का रिप्रेजेंटेशन करना, इसका प्रतिनिधित्व करना। आप जानते हैं इन सब बड़े कद्दावर नामों में कॉमनैलिटी क्या है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। यस। कोई भी सीट हाई प्रोफाइल नहीं होती, कोई भी सीट लो प्रोफाइल नहीं होती, सीट सीट होती है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये टिकट बांसुरी स्वराज को मिली, ये इत्तेफाक है। ये मेरी टिकट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की टिकट है। उम्मीदवार केवल कमल का फूल है और इसीलिए मेहनत में कमी नहीं रहेगी। और इस सीट से तो आपका वैसे भी पुराना रिश्ता है। सुषमा जी इसी लोकसभा क्षेत्र के तहत एमएलए रही ना 2 बार। जी, एमएलए भी रही, और जब दक्षिण दिल्ली की वो यहाँ से सांसद थी, तब नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के कुछ पार्ट्स, ये तब काफ़ी बड़ी सीट होती थी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जैसे जनसंपर्क में उतर गई हूँ, आज 13वां दिन है जनसंपर्क का। 2 तारीख को टिकट की घोषणा हुई थी, प्रचार उसी दिन शुरू कर दिया था। जहाँ भी जा रही हूँ, माँ के प्रति जो स्नेह है वो आशीर्वाद बनकर बरस रहा है। आज भी? आज भी। और उसके लिए मैं जनता की ऋणी हूँ। आपका पहले भी एक्सपोजर रहा है इन एरिया से? कभी सुषमा जी के प्रचार में भी आप उनके साथ गई थी? जी बिल्कुल। मैं तब स्कूल में थी, लेकिन बिल्ले पोस्टर बांटने का काम मुझे को मिलता था। किया आपने वो काम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नारे लगाती थी माँ के लिए? नारे मैं आपको बताती हूँ, मैं 2 बरस की थी तब से नारे लगा रही हूँ। मुझे अब तक याद है मेरे जीवन का पहला नारा। माँ अम्बाला से विधायक का चुनाव लड़ रही थी, मैटाडोर में, तब मैटाडोर होती थी, ऊपर मेगाफोन होता था और माइक हाथ में दिया गया था।
जिंदगी का पहला नारा था, कमल के फूल से भर दो पेटी, जीतेगी अंबाला की बेटी। क्या बात है, अब तक याद है। क्या बात है। बिल्कुल। उसके बाद जहां जहां प्रचार किया सुषमा जी ने अपने लिए या पार्टी के लिए, आप जाती थी उनके साथ? मुझे गोद में लेके जाती। मेरी माँ ने कभी भी मेरे लिए नानी नहीं रखी। मैं वो बच्चा हूँ जिसको या तो माँ ने पाला या फिर दादी नानी ने पाला। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। हम कहीं पढ़ रहे थे कि बीजेपी की बैठकों से निकल के वो आपको बस से लेने जाती थी। जी बिल्कुल। मुझे अभी तक कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी मिले हैं जिन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं तो गोद में थी और माँ टेम्पो पे खड़ी थी धरना प्रदर्शन में, 2 मिनट के लिए किसी कार्यकर्ता को पकड़ा देती थी, फिर भाषण देके दोबारा फिर मुझे गोद में मलक लेती थी। क्या बात है। तो अभी जब आप जा रही हैं इन एरियाज में तो लोग कह रहे हैं अरे सुषमा जी की बेटी है। जी मैं सुषमा जी की झलक है। देखिए वो उनका बड़प्पन है, लेकिन मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है, सब कह रहे हैं हमारी बेटी है, हमारी भांजी है, हमारी बहन है, और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ कि माँ की इतनी साख है, इतना स्नेह है उनके प्रति, और कृष्ण की बहुत कृपा है। मैंने कहा ना, आशीष बनकर बरस रही है मुझ पर। अब मीनाक्षी लेखी का जब यहाँ से टिकट कटा, मुझे पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी में टिकट कटता नहीं है, बीजेपी में टिकट मिलता है, तो इसे कटा मत बोलिए। लेकिन फिर भी मीनाक्षी लेखी के जो समर्थक होंगे, आप उनको अपनी तरफ कैसे लाएंगे? आपको किसने बोला कि उनके और मेरे प्रति मेरे बीच में कोई विरोध है? सारे मेरे अपने हैं। और मैं आपको बताती हूँ, टिकट घोषणा के 72 घंटे के अंदर अंदर मेरा उनसे मिलना हुआ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मार्गदर्शन भी दिया, और बताया कई दावपेच जो उन्होंने बताया कि इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। हाँ, ये बात और है कि आपके साथ साझा नहीं करूंगी, वो मेरी सीक्रेट सॉस है। पॉलिटिक्स में सीक्रेट्स भी रहने चाहिए। लेकिन ये भी सच है बांसुरी के इसी इलाके से अरविंद केजरीवाल जी एमएलए हैं जी। तो आपको ये सोचकर ही नहीं होता कि ये तो बहुत मुश्किल भी हो सकता है? केजरीवाल जी इतने बड़े बड़े अंतर से दिल्ली के जीत के सीएम बने हैं चुनाव, उन्हीं के एरिया में आपको लोकसभा चुनाव जीतना है। जी, उनका एरिया ही नहीं है, मैं उनकी मतदाता भी हूँ। मैं रहने वाली नई दिल्ली विधानसभा की हूँ, तो मेरे तो एमएलए हैं, और मैं एज अ वोटर पूछना चाहती हूँ, मेरे विधायक दिखते क्यों नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो कोई प्रेशर नहीं है? किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। केजरीवाल जी प्रचार करने आएंगे आपके खिलाफ? बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं की एमएलए की सीट भी है और बीजेपी की आप हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं, वो पूरी जान लगाएंगे आपको हरवाने के लिए। देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पर ऑपोजिशन को निशस्त्र थोड़ी करने आई हूँ, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि मोदी जी की गारंटी पर भारत की जनता का, दिल्ली के मतदाता का एक अटूट विश्वास है। और आप देख लीजिएगा, केवल नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की बात नहीं करी, 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, सुशासन का आश्वासन है। ओके। और केजरीवाल जी का जो विधानसभा का रिकॉर्ड है वो तो 100% है। पर ये तो संसद का तो चुनाव है ना, विधानसभा का 2025 में होगा, देख लेते। आपको पता है ना, रिकॉर्ड टूटते भी हैं। क्या दावा है आपका 25 के चुनाव के बारे में? आप देखिए, मैं भी यहीं बैठी हूँ, भविष्यवक्ता बनकर बैठी हूँ। मुझे लगता है इस बार दिल्ली की जनता जो इतनी त्रस्त है केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार से और इतनी रुष्ट है उनसे, 2025 में केजरीवाल जी वापस आने वाले नहीं हैं। आपने सोचा तो होगा कि अगर आप ये सीट जीत लेती हैं तो आपको जायंट किलर कहा जाएगा, क्योंकि सीएम केजरीवाल की एमएलए वाली सीट की लोकसभा सीट, फिर सोमनाथ भारती जो कि 2 बार के एमएलए हैं, आपकी टक्कर उनसे है। ये तगमे आप लगा रहे हैं, ये तगमे केवल आप लगा रहे हैं। देखिए मैं आपको सच बताती हूँ, ये चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का चुनाव। ये है विकसित भारत के विजन का चुनाव। 10 साल का एक रिपोर्ट कार्ड है जो जनता ने देखा है, जो मोदी जी ने कहा वो करा। इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ तो आप देखिए, जो चीज़ें मैनिफेस्टो में कही, जैसे कि धारा 370 हटाना हुआ, जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना हुआ, जैसे सीए लाना हुआ, सारे के सारे वचन पूर्ति उन्होंने करी। दूसरी तरफ एक विकसित भारत का जो विजन है, महिलाओं को धुएं की जिंदगी से निजात दिलाना, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शंस देना, जिसमें से आप जानते हैं कि 2,52,000 केवल दिल्ली में दिए गए हैं और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 33,000 दिए गए हैं। ये तो केवल एक योजना बता रही हूँ आपको। अगर आप राशन वितरण वाली जो बात होती है कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में
अन्न दिया जा रहा है, उसमें से 73 लाख फैमिलीज केवल दिल्ली में हैं जो इस योजना का लाभ उठा रही हैं। तो ये जो चुनाव है ये सकारात्मक तरीके से लड़ने वाला चुनाव है, ये नकारात्मक राजनीति का चुनाव नहीं है। क्या बांसुरी आपको एक बड़े रोल के लिए दिल्ली में तैयार किया जा रहा है? मेरा रोल एक कार्यकर्ता का रोल है और वो बहुत बड़ा रोल है। मैं सुषमा जी को याद करता हूं तो मुझे जहन में आता है कि वो हरियाणा से चुनाव लड़ी, उसके बाद वो मध्य प्रदेश के विदिशा से चुनाव लड़ी, कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ी, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गई, दिल्ली से चुनाव लड़ी। पार्टी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो उसमें कूद गई बिना सोचे समझे, सोनिया गांधी के खिलाफ उतर गई थी। क्या आप भी पार्टी जो कहे आप करने के लिए तैयार है? मैं उन्हीं के संस्कारों का सार हूँ। मेरी माँ, ये बात मैंने तब भी कही थी उनकी मेमोरियल सर्विस में भी, मेरी माँ बहुत संयमित थी, अनुशासित थी और निर्भीक थी। मेरा प्रयास यही है कि उन्हीं के इन आइडियल्स का अनुसरण करूं, जो पार्टी कहेगी। जो पार्टी कहेगी। आपने एक बार भी नहीं सोचा सोमनाथ भारती के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में कि उनको कैसे हराया जाए? जैसे आपने कहा कि आपका कैंपेन पॉजिटिव है, लेकिन सोमनाथ भारती एक कड़े उम्मीदवार हैं, कड़े प्रतिद्वंद्वी होंगे। जैसे मैंने कहा 2 बार वो जीत के आए हैं और दूसरी बार उन्होंने अपने जीत का अंतर बढ़ाया है, काफी लोकप्रिय बताए जाते हैं अपने इलाके में। बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए। तो मतलब उनकी काट के बारे में आप नहीं सोच रही, आप सिर्फ अपने कैंपेन के बारे में सोच रही हैं। केवल इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ हैं जी, तो उसका भी तो असर होगा, कांग्रेस का वोट भी तो जाएगा। कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहले आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो शपथ खाई थी कि वो कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ। जब उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया तो क्षमा करिएगा, बहुत विनम्रता से कहूँगी, लेकिन दिल्ली के मतदाता का उन पर से विश्वास उठ गया। उनके खुद के पार्टी के लोग भी कोई बहुत खुश नहीं होंगे इस गठबंधन से। दूसरी बात, ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ पर टिका हुआ है, और जब भी किसी भी गठबंधन की धुरी स्वार्थ होता है तो राष्ट्रहित, राजधर्म और राष्ट्रनीति तीनों की बलि चढ़ती है। इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको दे देती हूँ। संदेश खाली में जो हुआ, जो अपराध माताओं बहनों के साथ हुआ, उसके साथ कांग्रेस के लीडर्स और आम आदमी के लीडर्स दोनों चुप्पी साधे हुए थे। इसी तरह आम आदमी पार्टी के एक लीडर के ऊपर एक बहुत संगीन आरोप लगा। एक माइनर बच्ची जो आम आदमी पार्टी के वर्कर की बेटी है, उसके साथ छेड़खानी करने का आरोप आया, पॉक्सो का केस हुआ। ना आम आदमी पार्टी बोली ना कांग्रेस बोली। क्यों? क्योंकि गठबंधन का धर्म निभाते निभाते राष्ट्र धर्म और राजधर्म दोनों की बलि चढ़ गई। मतलब इनका ये गठबंधन कोई असर नहीं ला पाएगा? बिल्कुल नहीं असर ला पाएगा, क्योंकि जनता का इन पर से विश्वास उठ गया है। अगर इतना भरोसा है बीजेपी को दिल्ली में अपनी जीत का, तो 7 में से 6 उम्मीदवार बीजेपी ने क्यों बदल दिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। जब तक एक जिम्मेदारी आपको दी जाती है आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। यदि वो दायित्व किसी और को दिया जाता है तो आप उसका मार्गदर्शन कर कर उनको वो दायित्व निभाते हैं। निभाने में आपको एक भूमिका निभानी होती है। लेकिन मैं एक बात और आपको बता रही हूँ, जो आप ही के मुख से निकली, यहाँ पे टिकट मिलते हैं, कटते नहीं हैं। और जिनको भी एक नया दायित्व मिला है और पुरानों को, आपको किसने कह दिया कि उनके राजनीतिक जीवन पे पटाक्षेप हो गया है? पार्टी ने कोई दूसरी भूमिका सोच रखी। ओके। कितने वोटों से जीतेंगी बांसुरी? कुछ सोचा है, कुछ दावा है आपका? जी, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ज्योतिष का मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे पता है आपकी रिसर्च टीम ने पूरा निकाला होगा कि अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें कितने कितने अंतर से लोग जीते। आप भविष्यवाणी करिए, मुझे बताइए। नहीं, आपने भी तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा कि नहीं ज्यादा से ज्यादा वोटों से मैं ये चुनाव जीतूं। कोशिश तो यही होती है ना। पूरा परिश्रम कर रही हूँ, आगे सब कुछ जनता के हाथ। सुषमा जी के बारे में एक बात, खास तौर से जब वो विदेश मंत्री थी तब एक बात बन गई थी कि वो 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहती थी। बिल्कुल। क्या आप अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को वही विश्वास दिलाना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मेरा वादा हर कैंपेन में हो रहा है कि मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगी, जितना कर पाऊंगी उतना करूंगी। मतलब सुषमा जी ने बहुत बाहर जो है इतना ऊंचा चढ़ा दिया है, उतना कर पाएंगी? कोशिश पूरी करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, शायद तुलना करना सही ना हो, क्योंकि ईश्वर ने कहीं ना कहीं वो खांचा सुषमा स्वराज को बनाकर तोड़ दिया है। देयर कैन ओनली बी वन सुषमा स्वराज। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, मैं अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों का सार हूँ। एंड
इतना ज़रूर कोशिश करूंगी दैट आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ बांसुरी स्वराज। क्या बात है। और जो लोग आपको परिवारवादी कहेंगे उन्हें क्या जवाब देंगी? जनता फैसला करेगी, आप आरोप लगाते रहिए, देख लीजिए। क्या बात है। किसी भी आरोप प्रत्यारोप में आप उलझना नहीं चाहती हैं, जो कि एक बहुत रेयर क्वालिटी मैं नेताओं में आजकल देखता हूँ। जवाब देने का बड़े आतुर रहते हैं वो, लेकिन आपका विजन लगता है बड़ा क्लियर है। कर्मयोगी बनने आई हूँ, प्रधानमंत्री की तरह। बिल्कुल। हमारे नेता हैं, उन्हीं से तो प्रेरणा आपके आदर्श हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। पंत प्रधान हैं हमारे, हम सब मोदी का परिवार हैं। और ये नारा नहीं है, ये बात मैं आपको आत्मसात करके बता रही हूँ। बिल्कुल हमारे आइडियल ओके। और मैं आपको सच कहूँ, चाहे मोदी जी हो चाहे सुषमा स्वराज हो, इन दोनों के बीच में एक बात कॉमन थी, ये दोनों के दोनों कर्मयोगी थे। और मेरे तो आराध्य कृष्ण हैं, वो भी कर्मयोगी हैं। आपको लोगों ने कब कहना शुरू किया कि आप में माँ की झलक दिखती है, सुषमा जी की झलक दिखती है? कहते हैं लोग अभी? कब से सुन रहे हैं आप ये? पीपल आर काइंड, लोग कहते हैं। ये मतलब अभी हुआ है या पहले से सुना आपने? मुझे लगता है परछाई तो शायद बच्चा माँ की पैदा होने पर ही बन जाता है। राइट। अभी तक बांसुरी स्वराज इतना लो प्रोफाइल क्यों रही? अपने वकालत वाले करियर में इन्वॉल्व रही, सार्वजनिक जीवन में नहीं आई, क्या वजह थी उसकी? मैं एज अ पर्सन लो प्रोफाइल हूँ। ओके। हाँ, मैंने कहा ना, मैं आई एम अनअपोलोजेटिकली बांसुरी स्वराज एंड आई एम अनअपोलोजेटिकली भारतीय। पर अब तो सार्वजनिक जीवन में तो एकदम उल्टा करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, क्यों? अब तो 24 घंटे लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के बीच में भी रहकर आप जो हैं बस अपना काम करते रहिए। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको राजनीति में कौन लाया, अगर मैं आपसे ये पूछूं? जी, शीर्ष नेतृत्व लाया, पार्टी लाई। तो आपको शुरू में शायद लीगल सेल से जोड़ा गया था? जी, विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक बनाया गया। ये कब की बात है? जी, मार्च पिछले साल। पिछले साल मार्च में, 2023 में। जी। उसके बाद फिर आपने टीवी डिबेट्स करना शुरू किया? जी, उसके बाद मुझे सेक्रेटरी बनाया गया दिल्ली बीजेपी में। जी। और टिकट वाली बात फिर कब आई? अचानक फोन आया था? जी, मैंने टीवी पे सुना। आपने भी? जी, मैंने भी टीवी पे सुना। आपको नहीं बताया गया? जी नहीं, मैंने भी टीवी पे सुना। क्या रिएक्शन था पहला? कुछ नहीं, बस सीधा जाके जो है पहले पापा से आशीर्वाद लिया, माँ से आशीर्वाद लिया, भगवान से आशीर्वाद लिया और फिर कमर कस ली कि चलो काम पर। तो पहली फीलिंग क्या थी? खुशी वाली थी या ये थी कि अब उतरना है एकदम? जिम्मेदारी वाली। जिम्मेदारी वाली थी? जिम्मेदारी वाली फीलिंग थी। सिपाही हूँ, बस शस्त्र पकड़ा और बोली चलो। जिंदगी तो बदल गई होगी ना जब से टिकट अनाउंस हुआ है, 13-14 दिन हुए। नहीं, बस काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो वो बांसुरी पहले वाली और अब वाली बांसुरी में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आप विधानसभा चुनाव में भी हरा देंगे, ये आपने कहा 2025 के चुनाव में देखा जाएगा। अभी तक क्यों नहीं हरा पाए? इस बार आपका कोई विश्लेषण है, कुछ आपकी सोच है? जी, ऐसा नहीं है, बस आप देख लीजिएगा 25 के माणक 25 का वास्तु अलग होगा। ओके। माँ के नाम का दबाव महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं। नो प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, ज़रूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे या तपस्या करी होगी जो सुषमा स्वराज को माँ के रूप में पाया और स्वराज कौशल को पिता के रूप में पाया। ऐसा क्यों कहती हैं आप? बिकॉज शी वॉज अ वंडरफुल मदर। जितनी अच्छी नेत्री थी उससे 1000 गुना बेहतर माँ थी। मेरी सखी थी, मेरी सुख दुख की साथिन थी। बहुत मिस करती होंगी आप? बिल्कुल। उनकी खलिश मैं आपको सच बताती हूँ, समय भी नहीं पूरी कर सकता। आज होती तो वो क्या कहती आपके इस नई पारी पर? बहुत खुश होती और ये बोलती कि मानक से बचकर रहना, बहुत तीव्र प्रश्न पूछेंगे। आप उनसे क्या कहती अगर वो होती? तो आपने कहा आपने पापा का आशीर्वाद लिया जब टिकट अनाउंस हुआ। नहीं, फिर माँ का भी लिया। मतलब जाकर उनकी जो फोटोग्राफ है उसके आपको अगर मौका दिया जाए कि आप उनसे एक बात कह सकती हैं, आप क्या कहेंगे उन्हें? मैं कहती बताओ आगे क्या करना है, मार्गदर्शन दो। क्या बात है। ऑनेस्ट आंसर है। मतलब सुषमा स्वराज का करियर, उनका सफ़र, उनकी आइडियोलॉजी, उनका विचार, उनकी विचारधारा, उनका विजन, हम ये मान के चलें कि, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, उनका गाइडेंस, ये आपकी आगे की राह का पूरा रोड मैप होगा? देखिए, एक विकसित भारत का रोड मैप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। माँ का आशीर्वाद, उनका वैल्यू सिस्टम, ये मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। लेकिन जो 2047 तक एक विकसित भारत का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, यूथ लेड डेवलपमेंट का, वुमेन लेड डेवलपमेंट का, जिस तरह वो टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं, उसको जहाँ पे विकास भी और
और विरासत भी, इसका जो विरासत और विकास का जो समन्वय वो लेकर चल रहे हैं, इसको आगे लेके जाना है, भारत को एक विकसित भारत बनाना है। इसमें शायद ईश्वर करे कि लहरी जैसी योगदान मुझे भी करने का मौका मिले। क्या बात है। 2019 में जब सुषमा जी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था जी, आपको वो समय याद है? तब जी, उनकी तबीयत क्या ज़्यादा खराब थी? देखिए उनकी रीनल सर्जरी के बाद हमें उन्हें इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बचाना था। इसका मतलब वो अपने आप को उतना ज़्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं झोंक सकती थी जितना कि वो तो पहले जनता के बीच में ही रहती थी, लेकिन जब उनको इन्फेक्शन से बचाना था तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत हुआ। मुझे अब तक याद है उन्होंने कहा था कि भगवान ने शायद इतना ज़्यादा दे दिया है कि अब मुझे शुक्रिया कहना चाहिए बस, और वो उन्होंने कहा। यानी अपने करियर से संतुष्ट थी? माँ जीवन में ही बहुत संतुष्ट थी। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि 6 अगस्त 2019 को जब कृष्ण उनको चुरा के ले गए, मुझे इस बात का संतोष है कि उनके मुख से मुझे उन्होंने कहा था, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन धारा 370 हटी थी, रात को खाना हमने साथ खाया था और मुझे कह रही थी आज मैं बहुत खुश हूँ। तो इस बात से मुझे पर्सनली बहुत सांत्वना मिलती है। अगर राम मंदिर उन्होंने खुद अपनी आंखों से बनते हुए देखा होता तो? मैं कहती अभिभूत होती, और मुझे प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला, और मैं आपको सच बता रही हूँ उस दिन उनको मैंने बहुत याद करा। आपने उनकी एक आखिरी इच्छा पूरी की थी? जी बिल्कुल। तो क्या किस्सा है, जरा बताइए ना। जी, कमांडर जाधव जी का केस आदरणीय हरीश साल्वे जी ने लड़ा था, और मुझे याद है कि हरीश साल्वे जी और माँ के भाई बहन जैसे से हम बद्ध थे। तो माँ ने उनको फ़ोन करा था 6 तारीख को और कहा था कि हरीश भाई तुम आकर अपनी फ़ीस तो ले जाओ। हरीश साल्वे जी ने कहा था जब केस लिया था कि मैं फ़ीस में केवल 1 रुपया लूँगा, वो राष्ट्रभक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बस 1 रुपया लूँगा। तो माँ ने कहा था कि भाई तुम्हारी उधारी लेके बैठी हूँ, वो 1 रुपया तो ले जाओ। और अगले दिन शाम को 6 बजे माँ को और हरीश सर को मिलना था। तो माँ ने मुझे कहा था कि बेटा चांदी का 1 रुपया बनवा दो। मैं वो ऑर्डर कर आई थी और हमारी बात हो रही थी, और 20 मिनट के अंदर अंदर उस दिन कृष्ण उनको चुरा कर ले गए। तो वो रुपया जब बन गया तो मैं बाद में समय लेके गई और मैंने हरीश सर को वो रुपया उनको दिया, जो मैं जानती हूँ उन्होंने सहेज के रखा है। क्या रिएक्शन था उनका, हरीश साल्वे का? जी काफ़ी, मतलब बहुत टच हो गए होंगे वो तो। ऑफ कोर्स। क्या काफ़ी करीब थे हरीश साल्वे? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना भाई बहन जैसे रिश्ते। ओके, मुझे याद है और मैंने अभी रिसर्च किया तो उसमें भी पढ़ा, यूएस के वॉल स्ट्रीट जर्नल में जी सुषमा जी को बेस्ट लव पॉलिटिशियन लिखा गया था। आपको याद है? जी बिल्कुल, उनको सुपर मॉम बोला गया था। यस। तो कभी जिक्र करती थी आपसे वो घर में? हम लोग ना राजनीतिक चर्चाएं घर पे नहीं करते थे, ये रूल था। और मैं आपको बताऊं, वो जब घर की दहलीज से अंदर आती थी तो फिर वो राजनेता नहीं थी, वो सिर्फ एक माँ थी, वो एक पत्नी थी, वो एक पुत्रवधू थी। और जैसे मैंने कहा आपको, फिर वहाँ पर सुषमा स्वराज, द वुमन, द मदर, द वाइफ, द डॉटर इन लॉ, उसका आपको दर्शन होते थे। और जब बाहर जाती थी, मुझे याद है सीएम बनी थी, तब नारा दिया था, क्या नारा दिया था वो? अब दिल्ली सोएगी और मैं जागूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका पूरा मुहिम था। बिल्कुल, क्योंकि महिला सुरक्षा तब एक मुद्दा था। और मुझे याद है उस पूरे प्रचार में रातों रात वो गई थी, पूरी दिल्ली का उन्होंने भ्रमण करा था। और मुझे याद है एक अचानक से थाने भी पहुंचती थी, उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी बहुत करी थी उन दिनों। आडवाणी जी को जब अभी भारत रत्न मिला जी, वो तो सुषमा जी के गुरु थे। जी बिल्कुल। तो आपको तो अलग फीलिंग होगी आपके लिए? बहुत ज़्यादा। कैसा रिश्ता था सुषमा जी का और आडवाणी जी का? जी, पिता पुत्री का रिश्ता था। और मेरी उस दिन दादा से बात भी हुई और मेरी प्रतिभा दीदी से भी बात हुई। हम सब बहुत खुश थे और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जब आप यूके गई थी पढ़ने के लिए जी, तो वो फैसला आपने क्या सोच कर लिया था कि आपको लॉ करना है? क्योंकि आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है जी, कानून की पढ़ाई भी की है जी। तो उस समय क्या दिमाग में था, क्या करना है आगे? मैं वसंत वैली स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और वहाँ पे मैं तब से हूँ जब मैं सेकंड क्लास में थी। तो इसलिए एक बहुत ही सामान्य परवरिश थी। वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स वो थे जो बचपन से मेरे साथ ग्रो अप हुए थे और टीचर्स भी, एक बहुत सामान्य मुझे अपब्रिंगिंग मिली थी। लेकिन कॉलेज में जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा था कि माँ एकदम अपने राजनीतिक शिखर पर आ रही थी
और मैं चाहती थी कि एक ऐसी जगह जाके पढ़ाई करूं जहाँ पे कोई नहीं जानता था मेरे माँ बाप को, ताकि एक सामान्य जीवन जी सकूं और किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए पढ़ाई में। तो इसीलिए फिर ये फैसला लिया गया कि कुछ साल यूके में जाके। तो तब वकालत का ही सोचा था आपने कि वकालत करनी है? जी, पहले अंडर ग्रेजुएट करी इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। उसके बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी, बीपीपी लॉ स्कूल से लॉ करा, इनर टेम्पल से आई वाज कॉल्ड टू द बार, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेंट कैथरीन से मास्टर्स करा। तो मम्मी पापा ने कभी कहा था कि ये करना है या ये नहीं करना है, या उन्होंने कहा जो आपको करना है करो? नहीं, छूट दी थी, पूरी छूट। बहुत इंडिपेंडेंट अपब्रिंगिंग है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी क्योंकि ओनली चाइल्ड हूँ, तो बहुत लाड प्यार से पाली गई हूँ, और उनसे विचार विमर्श कर कर हमेशा फैसले लिए, और बहुत गुडी टू शूज थी, कोई रिबेलियस फेज नहीं था मेरे। पर घर में राजनीतिक माहौल तो शुरू से रहा ही होगा, क्योंकि माँ इतनी बड़ी राजनेता, पिता इतने बड़े वकील, फिर राज्यपाल भी रहे वो मिजोरम के। तो आपको उस समय ऐसा लगा कि आप एक ऐसे हाउस होल्ड में रहती हैं जहाँ पॉलिटिक्स है? हालांकि आपने कहा कि घर में राजनीति डिस्कस नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि अपब्रिंगिंग के दौरान ही आपकी कंडीशनिंग शायद हो गई हो। मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है केवल मेरे लिए नहीं, ये बात सब बच्चों पे लागू होता है। इट्स अ मैटर ऑफ कंडीशनिंग। आप चीज़ों को बहुत सहजता से ले लेते हो, क्योंकि अगर आप उस परिवेश में पल बढ़ रहे हो तो आप उसको बहुत सहजता से लेते हो। बड़े बड़े लोग आते होंगे, बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री भी आते होंगे घर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई आपको ओपरापन नहीं लगता है। तो जो लोग आते थे उस समय नेताओं में से सबसे क्लोज रिश्ता आपका किससे था? आपका? मैं आपको सच बता रही हूँ, सबसे क्लोज रिश्ता तो मेरा सुषमा स्वराज से था। देखिए, मैं आपको सच बता रही हूँ, जो भी व्यक्ति आपके साथ आता है या आपके साथ इंटरेक्ट करता है, वो ये आवरण ओढ़ के नहीं आता कि मैं नेता हूँ। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप इतनी सहजता से मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप किसी उससे थोड़ी आए हैं कि मैं इतना बड़ा पत्रकार हूँ। बहुत सहज रिश्ते होते हैं। जब वाजपेयी जी की सरकार में सुषमा जी मंत्री थी जी, फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया जब वो विपक्ष में भी थी जी, तो ज्यादा मेहनत आपने उनको करते हुए कब देखा है, सरकार में या विपक्ष में? मैंने उनको निरंतर मेहनत करते देखा, चाहे कहीं भी हो। कहीं पर भी हो, मैंने उनको निरंतर मेहनत करते देखा। नहीं, और ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि सरकार में आप रहते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अभी आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है। विपक्ष में रहते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है, और सुषमा जी ने तो दोनों फेज देखे हैं। आपने हमारे नेता को देखा है, 10 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली है मोदी जी ने। अगर लीडर ही ऐसा हो तो आपको नहीं लगता कि परिश्रम जो है वो हमारी शैली बनती है? भाजपा की शैली परिश्रम है। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा जी के काम को आप कैसे देखते हैं? मतलब दुनिया भर में तारीफ होती है, देश तो खैर उनको सिर आंखों पर बैठा रहा था उस समय, आप तो इस तरफ थी ना, आप कैसे देख रही थी? नहीं, मैं अच्छा लगता होगा ना कि देखिए, मैं एक भारतीय के तौर पर बोलती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि उन्होंने जो भी महकमा संभाला उसमें हमेशा बड़े फैसले लिए। जब वो उन्होंने हेल्थ का महकमा संभाला तो उन्होंने ये फैसले लिए कि 6 बड़े एम्स होने चाहिए देश में। जब उन्होंने आईएनबी संभाला तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया। जब वो विदेश मंत्रालय संभाला तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत लोगों की मदद करी। तो बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने कहा, परिश्रम उनकी शैली थी, जनसेवा उनकी शैली थी, तो कुछ भी। और हाँ, ऑफ कोर्स एक भारतीय के तौर पे तो आप चाहते हो कि आपके मंत्री और आपकी सरकार आपके लिए अच्छे काम करें। तो उनकी जब किडनी वाले ये बीमारी हुई तो वो उनके आड़े नहीं आई बिल्कुल भी उनके काम में? वो उसके बावजूद भी काम करती रही। आपको याद होगा एक उनका बहुत फेमस भाषण है यूएन में, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान बैंड बजा दिया था पाकिस्तान का। हाँ जी, मुझे याद है, तब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। जब वो लैंड करी थी, हम लोग एयरपोर्ट से सीधा उनको एम्स लेके गए थे, और उसके बाद वो डायलिसिस पे गई थी। पर मैंने कहा ना, उन्होंने किसी भी चीज़ को अपने आड़े नहीं आने दिया, कर्मयोगी थी। आपके लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा ना, खासतौर से वो दौर जब वो बीमार हुई, फिर 2019 तक। मुझे लगता है हर बच्चे के लिए मुश्किल होता है अपने माँ बाप को किसी भी प्रकार की फिजिकल स्ट्रगल में देखना, हम सब के लिए मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, नियति है ना, हर किसी को अपने माँ बाप को खोना होता है। अब मेरा रैपिड फायर राउंड, जिसमें छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, वेरी क्विकली। ओके, बांसुरी स्वराज, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड में, सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल में बेहतर वकील कौन है?
बेहतर वकील स्वराज कौशल। स्वराज कौशल। हाँ, क्योंकि वो वकालत में रहे, माँ ने वकालत छोड़ दी। ओके, देश का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानती हैं? सुषमा स्वराज। क्या बात है। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती हैं? मदन लाल खुराना। वेरी गुड। अब तक का बेस्ट स्पीकर, सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। बायस्ड हूं वहां पे। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का कौन रहा? नरेंद्र मोदी। सबसे मेहनती नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सबसे ईमानदार नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सबसे जुझारू नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सबसे भ्रष्ट नेता आप किसे मानती हैं? अरविंद केजरीवाल। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती है? बेस्ट चीफ देश का मिनिस्टर। बेस्ट चीफ मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में। क्या बात है। एनडीए को इस बार कितनी सीटें आएंगी? अब की बार 400 पार। बीजेपी को कितनी आएंगी? 370। कांग्रेस को कितनी आएंगी? देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी को कितनी आएंगी? देख लीजिएगा। पंजाब में क्या होगा इस बार सीटों के लिहाज से? कुछ नहीं होगा, जर्जर करके भुरभुरा जाएगा सब कुछ। केजरीवाल जी को सीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर? 0। मोदी जी को पीएम के तौर पर कितने नंबर? 100/100। भगवंत मान को कितने नंबर? पंजाब के चीफ मिनिस्टर है। आपकी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आपकी विरोधी है, जी, उसी के सीएम है। अब मैं क्या कहूँ, 0। 0। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपको उनको एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। जो पहला शब्द जहन में आता है। सुषमा स्वराज। अमेजिंग मदर। स्वराज कौशल। बेस्ट फादर। सोनिया गांधी, जिनके खिलाफ बेल्लारी से सुषमा जी लड़ी थी। कांग्रेस अध्यक्ष। अरुण जेटली। लीडर पार एक्सेलेंस। प्रमोद महाजन। मिस्ड। उमा भारती। अरे, फोर्स टू बी रेकन्ड विद। क्या बात है। लाल कृष्ण आडवाणी। जिसे कहूंगी गुरु, विश्व गुरु, जिसे कहूंगी विश्वमित्र। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे, भारत रत्न। नरेंद्र मोदी। पराक्रमी, परिश्रमी। अमित शाह। मैं कहूंगी विजनरी। चाणक्य। चाणक्य। जेपी नड्डा। अरे, लीडर, हमारे लीडर। जैसे नई एनर्जी आ गई नड्डा जी का नाम सुनते। एब्सोल्युटली, हमारे लीडर। अरविंद केजरीवाल। यू टर्न मास्टर। यूटर्न। वाराणसी गए थे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ लोहा लेने के लिए, याद है आपको? डरते नहीं है वो, इस बार भी आएंगे आपके खिलाफ प्रचार करने। बिल्कुल आ जाए। तब तैयार हैं आप उनके लिए? बिल्कुल। उन्होंने वाराणसी से, आपको याद है ना, नाको चने चबवा दिए थे जनता ने। पर वोट तो लाए थे। कोई बात ऐसा नहीं है। शीला दीक्षित। मैं कहूंगी कि दिल्ली की एक बहुत लोकप्रिय सीएम के रूप में 3 बार अगर सोचिए। नहीं, उनको याद हम लोग जो है दिल्ली के एक लोकप्रिय सीएम के नाम पे करते हैं। ओके। एस जयशंकर, वो विदेश मंत्री जो कि एक बार फिर अच्छा काम कर रहे हैं और सुषमा जी के काम से तुलना होती है उनकी। विद्वान। विद्वान। मैं आपको सच बताऊं, आई एम इन ऑ ऑफ हिज इंटेलेक्ट। ओके। यस। मनीष सिसोदिया। बेल के इच्छुक। बेल के नीड्स बेटर लॉयर्स। सोमनाथ भारती। ठीक है, प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। बस सीरियसली नहीं लेती हैं आप? सीरियसली नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाती, मैं नकारात्मक राजनीति नहीं। ओके। जॉर्ज फर्नांडिस। और आप समझ गए मैं क्यों पूछ रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगी एक बहुत कद्दावर नेता। क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम करते करते ही सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की मुलाकात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहूंगी भारतीय राजनीतिक इतिहास के कद्दावर। वो याद है आपको कैसे लव स्टोरी शुरू हुई थी दोनों की? देखिए, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, पर बताया गया होगा लेकिन जो आपको? मैंने सुना है हाँ। कि माँ प्रचार में गई थी और तब नारा लगा था, जॉर्ज की जननी जिंदाबाद, जॉर्ज की भगनी जिंदाबाद, जॉर्ज की भगनी सुषमा स्वराज। क्या बात है। ओके। आरएसएस के बारे में देश में कुछ गलतफहमियां हैं क्या? क्योंकि सुषमा जी तो जाहिर है आरएसएस के बैकग्राउंड से ही आती थी जी। आज देश में आपको लगता है वो गलतफहमियां दूर हुई हैं मोदी जी के आने बिल्कुल के? हुई हैं, बिल्कुल दूर हुई हैं। मैं आपको सच बता रही हूं, एक विकसित भारत की और एक राष्ट्रवादी भारत की नींव रखता है आरएसएस। बांसुरी स्वराज, मुझे बहुत मजा आया ये इंटरव्यू करने में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बहुत बहुत इस चुनाव धन्यवाद। के लिए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।